नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। आप मेरे को देख रहे हो कपिल फौजी यूट्यूब चैनल पे। भाइयों, पिछले दिनों देश भर से मेरे पास में बहुत सारी कॉल आई और व्हाट्सएप के माध्यम से भी बहुत सारे भाइयों ने मेरे से सवाल पूछे। और सवाल पूछा है कि जुलाई 2023 में OROP का तीसरा भाग आ रहा है, रिवीजन हो रही है, क्या उसके अंदर जो PMR है, वैसे PMR कोई शब्द नहीं है जवानों के लिए। PMR जो होते हैं वो सिर्फ अधिकारी होते हैं, पर यहाँ पे PMR लिखा गया है। क्या जो PMR है, जिसको हम कह सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज लेना, क्या वो OROP 3 के रिवीजन के भाग में वो आएंगे? क्या उनकी कोई पेंशन बढ़ोतरी होगी? क्या उनको वो OROP के अंदर शामिल किया जाएगा? दोस्तों, मेरे पास में 7 नवंबर 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है। 6 जून 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है OROP पे। मेरे पास में आर्मी एक्ट 1954 की बुक है। उसके बाद में चौथी चीज है मेरे पास में 2022 OROP पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ जजमेंट। वीडियो बीच में मत छोड़ना, क्योंकि ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्योंकि 7 नवंबर 2015 का जो नोटिफिकेशन निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें आर्मी रूल 1954 की 3 उसमें नियम कानून शामिल किए गए थे, धारा, जिसको हम धारा कह सकते हैं। उसके बाद में 6 जून 1917 को एक फिर नोटिफिकेशन निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें एक और धारा को जोड़ लिया गया डिस्चार्ज की। पहले मैं ये धारा बता देता हूं आपको। अंडर आर्मी रूल 1954 नंबर 1 13(3)(1)(1)(b) ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज जिन्होंने मांगा और कमांडिंग ऑफिसर ने सेंसर किया और उनको वो डिस्चार्ज आ गए, वो OROP के दायरे में नहीं है। 13(3)(1)(5) ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज, ये भी उसमें नहीं है। इसके बाद में इसमें आता है कि 16B है सिर्फ पे रिटायरमेंट ऑफ एन ऑफिसर एट हिज ओन रिक्वेस्ट। जो सेना के अधिकारी ऑन रिक्वेस्ट 16B आर्मी रूल 1954 के अंतर्गत ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज आए हैं, वो भी OROP के दायरे में नहीं है। ये 3 जो रूल मैंने बताए, ये जो रूल थे ये 7 नवंबर 2015 की पॉलिसी में थी। उसके बाद में पॉलिसी निकलती है एक और 6 जून 2017 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन। इसके अंदर एक और धारा को जोड़ लिया जाता है 13(2)(1)(b) हैविंग बीन द फाउंड मेडिकली अनफिट फॉर द फ्यूचर सर्विस। जो मेडिकल की कैटेगरी में नौकरी कर रहे हैं और जिन्होंने ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज मांग लिया हो कि हम घर जाना चाहते हैं, एक तो वो। दूसरा, अगर मेडिकल कैटेगरी होने के बाद में और कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा एक नोटिस दिया जाता है कि आप अनफिट हैं फ्यूचर सर्विस के लिए, क्यों ना आपको घर भेज दिया जाए, आपको डिस्चार्ज कर दिया जाए। अगर वो जवान या कोई भी उसके जवाब देते हुए लिखता है कि नहीं, मैं सर्विस करना चाहता हूं आगे भी, और CO उसके ऊपर लिख देता है कि मैं ये फ्यूचर सर्विस के लिए अनफिट है और मैं इसको और ज़्यादा नौकरी नहीं करवाना चाहता, तो वो तो इसके दायरे में आएंगे।
वो इसके दायरे में आएंगे। वो आरओपी का लाभ उन्होंने पहले भी मिला है और आगे भी मिलेगा। अगर सीओ ने नोटिस दिया कि आप फ्यूचर सर्विस के लिए अनफिट हैं और क्यों ना आपको घर भेज दिया जाए, और वो नीचे कह देता है कि ठीक है जी भेज दीजिए, तो एक तरह से वो भी ऑन रिक्वेस्ट हो गया। जहाँ तक मेरे को समझ में आई, वो ऑन रिक्वेस्ट हो गया, क्योंकि उसने ये तो लिखा ही नहीं कि मैं और भी सर्विस करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैंने आज तक ईमानदारी से जो भी मेरे को कार्य मिला मैंने उसके अंदर पूरी जी जान लगा के सेना के उस कार्य को पूरा किया, और जहाँ जहाँ मेरी टुकड़ी मेरी बटालियन गई है, चाहे वो पीस में फील्ड में, और मैं उसके साथ में हर जगह जाता रहा हूँ, मैं मेडिकल कैटेगरी होने के बाद में भी, और मैं आगे सर्विस करना चाहता हूँ। तो उसको तो वन रैंक ऑन पेंशन मिलेगी, क्योंकि फिर उसको जो भेज रही है वो भारत सरकार भेज रही है, क्योंकि भारत सरकार ने पहले ही रूल बनाए हुए हैं, उन्हीं रूलों की शक्ति उस पद में दी हुई है, तो वो पद इन रूलों जो अधिकार जो शक्ति दी हुई है उन्हीं का प्रयोग करते हुए भेज देता है। अब सवाल है ये कि बहुत सारे जो 13/3 सेकंड बी में जो रिटायरमेंट आए हुए हैं मेडिकल ग्राउंड से या किसी भी तरह से ऑन रिक्वेस्ट, चाहे वो बैटल कैजुअल्टी हो चाहे कुछ भी हो, तो ये जो शामिल किया गया है, ये शामिल की गई है ये धारा 6 जून 2017 को। ये 7 नवंबर 2015 के नोटिफिकेशन में धारा नहीं शामिल की गई थी, एक धारा बाद में शामिल की गई 2017 में, मतलब 2 साल के बाद में। अब बात आते क्या है, लीगली बनता है इसका? बिल्कुल बनता है। वो इसलिए बनता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2015 की जो पॉलिसी है उसको जायज ठहराया। उस पॉलिसी को ये कहते हुए कि ये बिल्कुल भारत सरकार की बिल्कुल जायज पॉलिसी है, इसके अंदर कोई त्रुटियां नहीं है, बिल्कुल अच्छी पॉलिसी बनाई। तो 7 नवंबर 2015 की, पर 2017 में ये एक और डिस्चार्ज की धारा को इसमें जोड़ते हैं, तो वो इस जजमेंट में नहीं है। तो ये एक तरह से मतलब कोर्ट में खड़े होने का एक लीगली एक पॉइंट मिल गया, जो 13/3 सेकंड IB के द्वारा जो रिटायरमेंट आए हुए। तो मेरे पास में बहुत सारे भाइयों ने ये बात पूछी क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे सैनिकों से संपर्क और हम कर भी रहे हैं। तो भाई देखो, दरवाजे तो बंद होते नहीं न्याय के, तो जब तक आप जाओगे नहीं तब तक आपको कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि जब तक कहते हैं कि वो जब तक आप मेडिकल में नहीं जाओगे तो कौन आपकी बीमारी को ठीक करेगा? डॉक्टर को क्या मालूम? आप घर के अंदर चारपाई के ऊपर लेटे हुए हो तो डॉक्टर को तो नहीं पता कि आपको क्या बीमारी हुई है, और वो सीधे अस्पताल से आपको दवाई नहीं दे सकता, क्योंकि अस्पताल तो 20 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर दूर है। ऐसा ही है। तो ये एक लीगली बनता है उनके लिए, सिर्फ एक एक्ट के लिए। और जो और प्रीमेचर जो ऑन रिक्वेस्ट पुरुष सैनिक आए हैं डिस्चार्ज, वो ORP के दायरे में नहीं है। अब उनको ORP कैसे मिलेगी? उनको ORP मिलेगी जो प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद मेट्रो का उद्घाटन करते हुए कहा था कि अगर ORP मिलेगी तो सबसे पहले छोटे रैंक के सैनिकों को मिलेगी। और आप लोगों ने जंतर मंतर पे भी देखा होगा, बहुत सारे रिटायर्ड अधिकारियों को, वो भी माइक पे यही बोलते थे अगर ORP मिलेगी तो सबसे छोटे रैंक के सैनिकों को मिलेगी। तो छोटे रैंक के जो ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज आए हैं वो तो ORP से बाहर चले गए। अब इन चीज़ों पे दबाव बनाने का आप लोग
लोगों के हाथ में है कि आप लोग सब ऑन रिक्वेस्ट वाले इकट्ठे होने के बाद में शांतिपूर्वक अपनी आवाज़ को भारत सरकार तक पहुंचाओ। तो भारत सरकार को जब आपकी वो जो चिल्लाने की, जो आपका दुख है, जो आप पे वहाँ बैठ के और गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से उसको खींच के और उसकी खिंचाई करोगे और उनको आईना दिखाओगे, तो तब आपको ORP मिल सकती है, परमेचर रिटायरमेंट। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।